हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो आज एक नया लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड मीन्स गायनोशिया। ठीक है। सो फ्लावर के बारे में हमने जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि फ्लावर्स में 4 वर्ल होते हैं। सबसे पहला वर्ल होता है कैलिक्स, देन बच्चों कोरोला, देन एंड्रोशियम और देन गायनोशियम। तो आज हम जो स्टडी कर रहे हैं वो 4th वर्ल की स्टडी कर रहे हैं, मीन्स गायनोशियम की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। सो गायनोशियम को हम लोग और क्या बोलते हैं बच्चों? गायनोशियम को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। ठीक है। सो ये लिखा हुआ है, गायनोशियम को हम लोग क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोफिल। ओके। अब जो गायनोशियम की यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पिस्टिल और कार्पेल। ठीक है। गायनोशियम की यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? पिस्टिल और कार्पेल। क्लियर। और कार्पेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोफिल। सो ओवरऑल गायनोशियम इज आल्सो नोन एज मेगास्पोरोफिल। ओके। अब कार्पेल के कितने पार्ट है? आपको 3 पार्ट है। तो देखो फटाफट ध्यान से, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। अब इस डायग्राम में आप देखो, तो टिप रीजन आपको दिख रहा है जहां पे पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं बच्चों? लैंड करते हैं। जहां पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ठीक है। लॉन्ग नेक रीजन जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्टाइल। और जो सोयलन रीजन आपको दिख रहा है, इस पूरे सोयलन रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी। ठीक है। अब ओवरी के अंदर जो स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉक्यूल। क्या बोलेंगे? लॉक्यूल। ओवरी के सराउंडिंग पे जो वॉल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी वॉल। ओवरी वॉल। ठीक है। अच्छा भाई, अब लॉक्यूल के बेसिस पे अगर हम देखें तो शायद आपने क्लास 11 में पढ़ा हो। लॉक्यूल के बेसिस में अगर हम ओवरी को डिवाइड करें, इट मे बी यूनिलॉक्यूलर, बायलॉक्यूलर, ट्रायलॉक्यूलर और इवन मल्टीलॉक्यूलर टर्म को यूज करते हैं। मल्टीलॉक्यूलर। ठीक है। अब ये है क्या? अभी जो देखो, सपोज ये ओवरी का डायग्राम। अब इस ओवरी के अंदर जो ब्लैंक स्पेस है, मैंने आपको अभी बताया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? लॉक्यूल। अब सिंगल स्पेस है और इसी सिंगल स्पेस के अंदर क्या लगे हुए हैं? ओव्यूल्स लगे हुए हैं। क्या लगे बच्चों? ओव्यूल्स लगे। तो एक ही लॉक्यूल है तो यहाँ पर टर्म के यूज हो जाएगा यूनिलॉक्यूलर। ठीक है। सपोज ओवरी का जो लॉक्यूल वाला रीजन है, सेप्टा से वो डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में, तो लॉक्यूल डिवाइड हो गया, तो टर्म के यूज करेंगे हम? बायलॉक्यूलर। ठीक है। अब ट्रायलॉक्यूलर के लिए क्या है? कुछ इस तरीके से डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। और मल्टीलॉक्यूलर कंडीशन में बहुत ज्यादा डिवीजन होगा। कुछ इस तरीके का लॉक्यूल डिवाइडेड होगा, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीलॉक्यूलर। ठीक है। सो लॉक्यूल के बेसिस में भी ओवरी बहुत तरह की होती है, जैसे मल्टीलॉक्यूलर ओवरी, यूनिलॉक्यूलर ओवरी, ट्राइलॉक्यूलर ओवरी और मल्टीलॉक्यूलर ओवरी। ठीक है। तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी क्लियर हो गया। ठीक। अच्छा, अब एक चीज और देखो, तो ये लाइन तो आपने देखा है कि इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पर्टिकुलर लाइन को हम लोग बोलते हैं सेप्टा। राइट। अब इसी सेप्टा से क्या निकलता है? प्लेसेंटा। क्या निकलता है बच्चों? प्लेसेंटा। और इसी प्लेसेंटा से अटैच होते हैं ओव्यूल्स। कौन अटैच होता है? ओव्यूल्स। समझ में आया? ओवरी, इंटरनली ओवरी का जो लॉक्यूल वाला रीजन है वो डिवाइड हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ सेप्टा। सेप्टा जैसे ही आया, लॉक्यूल डिवाइड हो गया। अब उसी सेप्टा से अराइज होता है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से अटैच होता है बच्चों क्या? ओव्यूल्स। ठीक है। और ओव्यूल ही वो रीजन है जो क्या कंटेन करता है? एग सेल। क्लियर। अगर आपसे कोई पूछे गायनोशियम में कहाँ एग सेल प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? ओव्यूल। फिर आपसे पूछा जाए कि ओव्यूल के अंदर कहाँ पे एक्सेल प्रेजेंट होता था, आपका आंसर क्या होगा? एम्ब्रियो सैक। अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कार्पेल के कितने पार्ट हैं? आपको 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, अ रीजन वेयर पॉलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स आर लैंड। ठीक है। फिर लॉन्ग नेक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइल। और स्वेलन रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी। ओवरी क्या कंटेन करती है? ओव्यूल्स।
ठीक है, फिर आगे देखें, जितने पॉइंट्स मैंने आपको बोले वही सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन। सबसे पहला पॉइंट देखिए ध्यान से, फ्री एंड ऑफ द कार्पेल विच सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन। लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन, पॉलन का जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है वो कौन सा बेटा, आप कहोगे स्टिग्मा। लॉन्ग नैरो ट्यूबलर, ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो स्टिग्मा और ओवरी के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल। बेसल स्वैलन रीजन है, बल्जिंग पार्ट है, थोड़ा सा एक्सपोज हो रहा है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी। ओवरी के अंदर जो स्पेस है उसको हम ओवेरियन कैविटी भी बोलते हैं, और उसको बच्चों हम लोग लॉक्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। और ओव्यूल्स, अब बेसिकली इसी ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, आप कहोगे ओव्यूल्स। अभी मैं आपको डायग्राम से बताया कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। सो ओव्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ओव्यूल्स को हम लोग बोलते हैं इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओव्यूल्स आर नोन एज इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। अब इंटेग्यूमेंटेड का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, जब कभी भी आप डायग्राम देखोगे ओव्यूल का, तो डायग्राम कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो मैंने लेयर्स ड्रॉ करी है ना बेटा, इन्हीं लेयर्स को हम लोग बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। ये लेयर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटेग्यूमेंट्स। फिर आप सबने सीड देखा होगा, चना खाया सबने, कौन सा चना, भुना हुआ चना। तो वो जो भुना हुआ चना होता है, देखो कि उसमें जो ऊपर की लेयर होती है ब्राउन कलर की, वो अपने आप क्या होती है, रिमूव होने लग जाती है, हट जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, सीड कोट्स। और वो उन सीड कोट्स का फॉर्मेशन किससे हुआ है, इन्हीं इंटेग्यूमेंट से हुआ है। आई बात समझ में, क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, सीड में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स कन्वर्टेड इनटू सीड्स। सो ओव्यूल के सराउंडिंग पे ये जो आपको लेयर्स दिख रही है, जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटेग्यूमेंट्स, यही इंटेग्यूमेंट्स आगे चल के किसका फॉर्मेशन करती है, सीड कोट का। क्लियर, याद रहेगा, इंटेग्यूमेंट्स आगे चल के किसका फॉर्मेशन करती है बच्चों, सीड कोट का। अब सीड कोट, अब यहाँ पे इंटेग्यूमेंट कितनी लेयर है, आप कहोगे 2, तो सीड कोट की भी कितनी लेयर होंगे, 2। आउटर इज कॉल्ड टेस्टा एंड इनर इज कॉल्ड टेगमेंट, ठीक है। आउटर इज कॉल्ड टेस्टा एंड इनर इज कॉल्ड टेगमेंट। यहां तक क्लियर है टर्म। अब देखिए आगे, सो ओव्यूल्स आर आल्सो नोन एज इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, इंटेग्यूमेंटेड भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। विच आर बॉर्न ऑन द कुशन लाइक टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। अभी कहां पे बॉर्न होते हैं ओव्यूल्स, आप कहोगे प्लेसेंटा के बिल्कुल टिप पे। कुशन लाइक क्यों बोला गया, क्योंकि बहुत ज्यादा ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। अब एक सिंगल ओव्यूल आपको देखने को मिलेगा ओवरी के अंदर, किन में, वीट में, पैडी फील्ड में और मैंगो में। वीट गेहूं, पैडी में आएगा आपका चावल, और मैंगो आप सभी को पता है, ठीक है। तो ओवरी के अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल होगा। सो एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ठीक है। एक से ज्यादा ओव्यूल्स हैं तो भी एग्जांपल्स हैं, पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स। वाटरमेलन भी सबने खाए हैं, पता कितने सारे सीड्स होते हैं अंदर। अब जितनी ज्यादा सीड्स है उतने ज्यादा क्या होंगे, ओव्यूल्स होंगे। क्लियर। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है एपोकार्पस गायनोशियम और सिनकार्पस गायनोशियम। अब ये भी समझे फटाफट। अब ये क्या बोल रहे हैं, देखिए एपोकार्पस क्या और सिनकार्पस क्या, देखो। ओके, हाँ भाई, सो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों एपोकार्पस और सिनकार्पस, ठीक है। तो फटाफट देखें, अब एपोकार्पस गायनोशियम और सिनकार्पस गायनोशियम क्या होती है। कार्पस से आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कार्पेल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कार्पेल की, सबसे पहले चीज, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज एक डायग्राम बना रही हूं मैं। अगर गायनोशियम का डायग्राम कुछ इस तरीके का है, अब स्टिग्मा वाले रीजन पे आपको जो ये पॉइंट दिख रहे हैं लीफ लाइक, इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पेल। क्या बोलते हैं इस पॉइंट्स को हम लोग, कार्पेल। क्लियर है। अब आप देखो कार्पल जो है वो आपको थोड़े से कैसे दिख रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में दिख रहे हैं, मतलब वो फ्री स्टेट में। कैसे हैं वो, फ्री स्टेट में।
और जब फ्री स्टेट में है तो टर्म यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, एपोकार्पस। आया बच्चों समझ में? बट वही डायग्राम कुछ इस तरीके का अगर होगा, अब यहाँ पे देखो आप यहाँ पे जो आपको कार्पल्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, आपस में अटैच है, फ्री नहीं है। पहले स्टेट में क्या था, फ्री थे, अभी स्टेट में क्या है, वो अटैच है। अब जब वो अटैच है मतलब वो फ्यूज्ड है, एंड देन उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, सिन कार्पस गायनोशियम। सिन का मतलब होता है बच्चों फ्यूज, और एपो का मतलब होता है फ्री। सिन मीन्स फ्यूज। एग्जाम्पल्स, एपोकार्पस गायनोशियम आपको देखने को मिलेगी लोटस, रोज और माइकेलिया में, जबकि सिन कार्पस गायनोशियम देखने को मिलेगी पेपेवर और हिबिस्कस में। ठीक है, याद रखना आपको, स्टिग्मा के टिप रीजन में जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको कार्पेल बोलते हैं। अगर हमारे कार्पेल फ्री स्टेट में है तो कंडीशन होगी एपो, और अगर फ्यूज स्टेट में है तो कंडीशन क्या है, सिन कार्पस। क्लियर है इतना? फिर आगे देखते हैं, ये डायग्राम आपके सामने, ये भी देख लो फटाफट आप। अब यहाँ पे देखो, आप जो टिप रीजन आपको दिख रहा है ये पूरा, ये जो टिप रीजन आपको दिख रहा है, ठीक। अब इसमें सारे के सारे कैसे हैं, फ्यूज है कार्पस। फ्यूज है तो यहाँ पे टर्म क्या यूज हो गए, सिन कार्पस। अब यहाँ पे देखो सारे के सारे कैसे हैं, फ्री है, तो यहाँ टर्म क्या यूज होगा आपका, एपोकार्पस। ये आपका एपोकार्पस है और ये आपका सिन कार्पस है। क्लियर, समझ में आया? देन अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, हमें पढ़ना क्या क्या पहले बोल, अब हमारे एनसीईआरटी में, हमारे सिलेबस में जो ओव्यूल हमें पढ़ना, ओव्यूल वैसे 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, बट हमारे कोर्स में जो ओव्यूल हमें पढ़ना है, जिसकी स्टडी करनी है, वो ओव्यूल है बच्चा एनाट्रोपस ओव्यूल। कौन सा ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल को हम लोग इन्वर्टेड ओव्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड ओव्यूल, क्योंकि नॉर्मल ओव्यूल जो होता है उससे ये 180 डिग्री से क्या होता है, रोटेट कर जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ओव्यूल। ये समझ में आया? हमारे कोर्स में जो ओव्यूल है जो हमें डिस्कस करना है वो है हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल, ऑल्सो नोन एज इन्वर्टेड ओव्यूल। नॉर्मल ओव्यूल होता है वो स्ट्रेट होता है, और जब ये 180 से रोटेट कर जाता है तो ये हो जाता है इन्वर्टेड ओव्यूल। इसका डायग्राम भी एग्जाम में बनाने को आता है। सबसे पहली चीज कि आपको डायग्राम बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ड्रॉ द डायग्राम आता है क्वेश्चन में, और बहुत सारे एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे। अब ये डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको पूरी पूरी चीज समझ में आ जाएगी। देखिए ध्यान से, ये जो डायग्राम है ये इन्वर्टेड ओव्यूल मतलब एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है, ठीक है। देखो, अब ये डायग्राम है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल। सबसे पहली चीज, अब इसमें देखो जो ये पॉइंट है अपर रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं चैलेजा, और इसके जस्ट अपोजिट में जो रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोफाइल। ये चैलेजा रीजन है और ये रीजन क्या है बच्चों, माइक्रोफाइल। ठीक है, ये आप देख रहे हो ये इंटेगुमेंट्स हैं। अब ये इंटेगुमेंट जो है ये आ तो रही नीचे बट फ्यूज नहीं हो रही है, तो जब ये फ्यूज नहीं हो रही तो उस पॉइंट में एक स्पेस क्रिएट हो रहा है, और उसी स्पेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोफाइल। ठीक है, तो ये है आपका माइक्रोफाइल। ठीक है, ये जो पूरा पूरा रीजन है, a region where entanglements are not fused, वो जगह जहां पे इंटेगमेंट फ्यूज नहीं हो रही है, उस पॉइंट को, उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट जो होता है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं चैलेंजा। इतना क्लियर हुआ, व्हाट इज माइक्रोपाइल, व्हाट इज चैलेंजा? अब देखो सबसे पहली चीज, कितने इंटेगमेंट्स की लेयर आपको दिख रही है, एक आपको दिख रहा है आउटर इंटेगमेंट और एक आपको दिख रहा है इनर इंटेगमेंट। ये आउटर हो गया, ये बच्चों इनर हो गया। तो जब दो इंटेगमेंट्स की लेयर है
सो यहाँ पे टर्म यूज होगा बाइटैगमिक। क्या टर्म यूज होगा? बाइटैगमिक। ठीक है, तो बाइटैगमिक का मतलब क्या है? टू इंटेगुमेंट्स आर देयर। ठीक है, अगर बच्चों वही कहीं लिखा हो यूनिटैगमिक, कहीं पे मेंशन कर दें यूनिटैगमिक, तो इसका मतलब क्या है? ओनली वन इंटेगुमेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, दो है तो बाइटैगमिक, और दो से अगर ज्यादा है तो मल्टीटैगमिक। क्लियर? समझ में आ गया? और अगर इंटेगुमेंट एब्सेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटेगुमेंट है ही नहीं, सो वहां पे आप टर्म यूज करोगे ए टैगमिक, मीन्स नो इंटेगुमेंट्स। समझ में आया टर्म्स? अगर ओव्यूल के सराउंडिंग में इंटेगुमेंट्स एब्सेंट है तो वहां पे टर्म यूज होगा ए टैगमिक। अगर ओव्यूल के सराउंडिंग पे सिंगल लेयर इंटेगुमेंट्स थी सो यूनिटैगमिक। अगर ओव्यूल की सराउंडिंग पे दो लेयर है तो बाइटैगमिक कंडीशन। क्लियर हो गया? फिर आगे देखो, अब ये जो सेंटर रीजन है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक की जो सराउंडिंग वाला रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन को बच्चों हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। ठीक है, सेल्स आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक कॉल्ड न्यूसेलस रीजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूसेलस, ये हो गया आपका एम्ब्रियो सैक। अच्छा भाई, अब देखिए व्हाइट कलर की एक लाइन आ रही है इसके अंदर, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? राफे। क्या बोलते हैं? राफे। क्या कंटेन करता है ये? वैस्कुलर बंडल। ठीक है, वैस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम का कंडक्शन। ओके, अब देखो ये इंटेगुमेंट की लेयर है। अब ये जो पॉइंट आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फनिकल। ठीक है, अब फनिकल जब इंटेगुमेंट से अटैच है, जिस पॉइंट से अटैच है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम। क्या बोलेंगे इसको हम? हाइलम। ठीक है, a point where funicle attaches with integument, a region is called hilum। समझ में आ गया? फिर से फटाफट सुन लो। हमने पढ़ा ओव्यूल में क्या होते हैं? इंटेगुमेंट्स होते हैं। इंटेगुमेंट्स जब आ रहे हैं एक साथ तो एक पॉइंट पे आके वो फ्यूज नहीं हो रहे, वहां पे एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में जो रीजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चैलेजा। क्लियर है? चैलेजा। ओके, फिर सेंटर में आप देखोगे एक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के और इंटेगुमेंट्स के बीच में जो स्पेस है उस रीजन को हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। ठीक है, अच्छा भाई, अब इंटेगुमेंट्स के आप इनर साइड में देखोगे तो किसकी सप्लाई हो रही है? वस्कुलर बंडल की, जो कंटेन कर रहा है राफे। ठीक है, जो लोअर स्टॉक रीजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फनिकल। फनिकल जब इंटेगुमेंट से अटैच हो रहा है जिस पॉइंट से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम। इतना क्लियर हो गया है? अब एक चीज और देखें, अब एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, अब ये होता कैसे है? आप कहोगे सेवन सेल एक न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसको भी समझते हैं, तो देखो ध्यान से। सबसे पहली चीज, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो जो अंदर बना हुआ है, इसमें ये जो ऊपर के तीन सेल्स हैं चेलेजा वाले रीजन में, जो आपको तीन सेल्स दिख रही है इकट्ठा, इनको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स। ऑल आर हैप्लॉइड। ऑल आर हैप्लॉइड। अब सेंटर में जो दो सेल्स आपको दिख रही है, इनको हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं बच्चों? पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और फिर ये जो दो सेल्स आपको दिख रही है नीचे वाली, इनको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड। सिनर्जिड। ठीक है, फिर ऊपर आपको एक सेल दिख रही है, उसको हम लोग बोलते हैं एग सेल। और इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे, किसको किसको? एग सेल को और सिनर्जिड को, तो बन जाता बच्चों एग apparatus। एग apparatus। ठीक है, and all the cells are
हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, समझ में आया पहली चीज। तो आप ये कहोगे मैम आपने जो लेबलिंग करी है उसमें तो हमें 8 सेल और 8 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, बट अभी आप ये बोल रहे हो कि एम्ब्रियो सैक जो होता है वो 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई होता है, तो कैसे होता है तो वो भी देखते हैं फटाफट। अभी आपको ये लेबलिंग क्लियर हो गई पूरी पूरी बहुत अच्छे से। अब देखो एक डायग्राम, ऊपर के 3 कौन से हो गए एंटीपोडल, नीचे के जो 2 हो गए ये हो गए हमारे सिनर्जिन। ठीक है, फिर हमने इसके ऊपर ड्रॉ किया है एक्सेल को, ये हमारा हो गया एक्सेल। ठीक है, अब सेंटर में आप देखोगे जो पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई जो है फ्यूज हो गए। ठीक, फ्यूज हो गए तो न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर आ गए, किसका फॉर्मेशन हुआ आप कहोगे। अभी फ्यूज नहीं हुए हैं तो यहाँ पे टर्म यूज करेंगे सेंट्रल सेल। क्या टर्म यूज करेंगे हम, सेंट्रल सेल। बट जैसे ही सेंट्रल सेल के अंदर जो पोलर न्यूक्लियाई है अगर ये फ्यूज हो जाते तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे आप कहोगे, तब हम यहाँ पे टर्म यूज करेंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ठीक है, नेचर कैसा होगा इसका 2 है, और बाकी सबका नेचर कैसा होगा बच्चों n। अब काउंट करो, 3 एंटीपोडल हो गए, ठीक है 3 के बाद 4 5 6 7 8, तो न्यूक्लियस कितने हमारे पास आप कहोगे 8, बट सेल्स कितनी आपको दिख रही है 7। सो एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। क्लियर हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। तो ये डायग्राम पूरा आपको एग्जाम में बनाने को आएगा। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए। क्लियर, ये भी वही डायग्राम है बट इसमें डिस्क्रिप्शन है। चलो भाई पहले थ्योरी थोड़ी देख लेते हैं, आ जाओ इधर। हाँ देखो, जितने पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं सारे पॉइंट्स यहाँ मेंशन है, फटाफट देते चलो। ओव्यूल को हम लोग क्या बोले, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ईच ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। ठीक है, अब ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच है किसके थ्रू, अभी हमने पढ़ा ओव्यूल की एक स्टॉक होती है और उस स्टॉक को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे फनिकल। ठीक है, सो ओव्यूल अटैचेस विद प्लेसेंटा विद द हेल्प ऑफ फनिकल। क्लियर, ओके भाई। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द फनिकल विद द ओव्यूल, अब फनिकल ओव्यूल से जिस पॉइंट से अटैच हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे हाइलम। ठीक है, next the main reason of the ovule is composed of mass of parenchymatous cell with abundant reserve food material। अभी हमने पढ़ा था कि एम्ब्रियो सैक के सराउंडिंग पे एक रीजन है मास ऑफ सेल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूसेलस। तो न्यूसेलस बेटा वो प्लेस है जहां पे आपको abundant में मतलब लार्ज अमाउंट में फूड स्टोर मिलेगा। ठीक है, तो न्यूसेलस वो प्लेस है जहाँ पे फूड स्टोर होता है। ठीक है, और न्यूसेलस ही ओव्यूल का मेन पार्ट है क्योंकि सारा का सारा जो फूड है वो कहाँ से जाता है न्यूसेलस से जाता है। अच्छा भाई, न्यूसेलस इज कवर्ड बाय, अब न्यूसेलस के सराउंडिंग पे आपको 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग मिल रही है और उन्हीं प्रोटेक्टिव कवरिंग को हमने क्या बोला है बच्चों इंटेगुमेंट्स। क्लियर, फिर देखिए आगे नेक्स्ट, in ovule of most of the plant फनिकल इज अटैच्ड टू द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल। अब फनिकल है जो स्टॉक है वो मेन बॉडी से अटैच है। ठीक है, क्यों किसके थ्रू अटैच है, क्योंकि रिज लैग स्ट्रक्चर से अटैच है और उस रिज लैग स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं राफे। ठीक है, vascular tissues are present inside the funicle which supply food material from the placenta to the body of ovule। very important point। ठीक है, समझ में आया। सो वस्कुलर टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट है कहाँ पे आप कहोगे फनिकल के अंदर इनसाइड में, और यही वस्कुलर टिश्यूज है जो प्लेसेंटा तक क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लेसेंटा से ले रहे हैं फूड मटेरियल को और ओव्यूल को दे रहे हैं। फिर
एक वो प्लेस जहाँ पे फनिकल और इंटेगुमेंट्स जहां से अराइज हो रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? चैलेजा। ठीक है, चैलेजा की जस्ट अपोजिट में एक पोर आपको दिखेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। ठीक है, अब माइक्रोपाइल इन बाइटैगमिक ऑफ व्यू। अब ये पॉइंट आपको समझना है, देखो ध्यान से। अभी हमने बच्चों इंटेगुमेंट्स की लेयर पढ़ी थी, ये पढ़ी हमने इंटेगुमेंट। ठीक है, अब ये पॉइंट जो इंटेगुमेंट्स की लेयर है वो किसके पास है? आप कहोगे माइक्रोपाइल के क्लोज है। सो इंटेगुमेंट का वो पार्ट जो माइक्रोपाइल के क्लोज है, उस पॉइंट को हम लोग एक्सोस्ट्रोम और एंडोस्ट्रोम बोलते हैं। तो इंटेगुमेंट का वो आउटर पार्ट जो माइक्रोपाइल के क्लोज में है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सोस्ट्रोम। और इनर वाले को हम लोग बच्चों क्या कहेंगे? एंडोस्ट्रोम। याद रहेगा आपको? बाइटैगमिक ओव्यूल है, मतलब दो इंटेगुमेंट्स की लेयर है। अब वो जो इंटेगुमेंट्स की लेयर है, एराइज कहाँ से हो रही है? कहोगे चैलेजा से। एंडिंग कहाँ पे हो रही है? कहोगे माइक्रोपाइल पे। तो माइक्रोपाइल वाले पॉइंट के पास जो इंटेगुमेंट्स की लेयर है, आउटर वाले को बोलेंगे एक्सोस्ट्रोम और इनर वाले को हम लोग बोलेंगे बच्चों एंडोस्ट्रोम। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है माइक्रोपाइल इन बाइटैगमिक ओव्यूल हैज टू पार्ट, आउटर रीजन इज कॉल्ड आउटर इंटेगुमेंट कॉल्ड एक्सोस्ट्रोम और इनर रीजन इज कॉल्ड एंडोस्ट्रोम। क्लियर है? याद रहेगा? नेक्स्ट, in most of the angiosperms, entire part of the nucellus is utilized by developing embryoside. Very 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 important point. जैसे हमने पढ़ा था ना टैपेटम वहाँ यूटिलाइज हो जाता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन जब देता है, उसी तरीके से डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को सारा का सारा न्यूट्रिशन कौन दे रहा है? आप कहोगे न्यूसेलस, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा फूड क्या है? स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, बट इन सम ऑफ द एंजियोस्पर्म्स some part of the nucellus remain inside the ovule, so उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। इस पे आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है। व्हाट इज पेरिस्पर्म? सब क्या कहोगे? रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस। रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस का वो बचा हुआ पार्ट जो आपको सीड में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड। ठीक है, ओव्यूल में तो न्यूसेलस होता है क्योंकि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन दे, बट और देते देते पूरा यूटिलाइज हो जाता है। बट कुछ एंजियोस्पर्म्स में आप सीड में भी देखोगे तो आपको न्यूसेलस का कुछ पार्ट देखने को मिलेगा, और उस पार्ट को हम लोग वहां पे क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्म। ठीक है, सो रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस इनसाइड सीड इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म आपको समझ में आ गया क्या है न्यूसेलस, बट जब सीड में प्रेजेंट होगा थिन लेयर के फॉर्म में, सो वहां पे हम टर्म यूज करेंगे इसके लिए पेरिस्पर्म। ठीक है, अब पेरिस्पर्म इज कॉमनली फाउंड इन पाइपेरिएसी फैमिली। पाइपेरिएसी में बेटा आता है ब्लैक पेपर, काली मिर्ची। जिंजीबेरेसी फैमिली में आते हैं टर्मरिक, जिंजर और हमारे बीटरूट और कैस्टर। ठीक है, इन सभी में आपको क्या देखने को मिलेगा? पेरिस्पर्म। क्लियर? ओके, फिर आगे क्या बोला गया? some filaments are attached with funicle. ठीक है, sometimes with placenta is called obturator apparatus. अब इसका डायग्राम भी देखो। सो ये है हमारे पास, आप कहोगे ओव्यूल्स। ठीक है, अब देखो ये फनिकल वाला पॉइंट है, पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग। अब इसी फनिकल वाले पॉइंट में कुछ आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे अटैच, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, और इन्हीं फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूरेटर apparatus। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों? जो पॉलन ट्यूब आ रही है उसको कहाँ से एंटर करना है, उसका गाइडेंस उसे कौन देता है? ऑब्ट्यूरेटर apparatus। ठीक है, ओव्यूल में पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइडिंग कौन करता है? ऑब्ट्यूरेटर apparatus। क्लियर हो गया? सारे पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए? गुड आउट। ओके, फिर नेक्स्ट, ये भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। देखो भाई, सिंगल एंटागुमेंट की लेयर होगी यूनिटैगमिक कंडीशन, 2 लेयर है बाइटैगमिक, और अगर एंटागुमेंट एब्सेंट है तो एटैगमिक।
आपको याद क्या रखना है बच्चों, एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल से बनेंगे आपके एमसीक्यूज। सो बी रिमेंबर, सो यूनिट टैग में कंडीशन आपको मेंबर्स ऑफ गैमोपेटली और जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलेगी। बाई टैग में कंडीशन आपको मोनोकॉट्स और पॉलीपेटले मतलब कैप्सुला में भी देखने को मिलेगी। और ए टैग में कंडीशन आपको ओलेक्स, लिनियोस्मा, लोरैंथस और सैंटेनम प्लांट्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आपको जरूर याद रखने हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, देन अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब एक डायग्राम आपको पढ़ाऊंगी, उससे आपका सबसे पहले मेगास्पोरोजेनेसिस भी खत्म होगा और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट भी उसी डायग्राम से आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। तो समझना है कि आपको सिर्फ डायग्राम। सो फटाफट देखो डायग्राम क्या बोल रहा है। देखो भाई, सबसे पहली चीज, अब इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना। अब ये जो सबसे पहला आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, याद तो हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या है, मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, और इसी मास में से एक सेल का साइज नॉर्मल से क्या हो गया बच्चों, बड़ा हो गया, और उसको हमने क्या नाम दे दिया, प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल। आया समझ में? ये हमने आपको तब भी पढ़ाया था जब हमने आपको डेवलपमेंट पढ़ाया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूरा पूरा आपको समझाया था। तभी मैंने आपसे कहा था जो डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है उसमें सबसे पहले मास ऑफ सेल है, उस मास ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सराउंडिंग में प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। तो सेम कंडीशन है यहाँ पे भी, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बिल्कुल सिमिलर है, मास ऑफ सेल है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इसी मास में से एक सेल का साइज नॉर्मल से कैसा हो गया, एनलार्ज हो गया है, और उसको हमने क्या बोला है, आर्किस्पोरियल सेल। ठीक है, अब आर्किस्पोरियल सेल जो आपको दिख रहा है उसमें कौन सी डिवीजन हो रही है बच्चों, आप कहोगे उसमें हो रही है पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो यहाँ मेंशन करती जा रही हूँ पेरिक्लाइनल डिवीजन, इट मीन्स ट्रांसवर्स डिवीजन। तो अब देखो बीच में से डिवीजन हुआ और दो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, अपर इज कॉल्ड प्राइमरी पेरिएटल एंड लोअर इज कॉल्ड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। क्लियर? ओके, फिर देखो अब जो पेरिएटल सेल है उसमें वर्टिकल डिवीजन भी हुआ, और वर्टिकल डिवीजन के लिए बच्चों यहाँ टर्म यूज होगा एंटीक्लाइनल डिवीजन। ठीक है, ऑल्सो नोन एज वर्टिकल डिवीजन। ठीक, तो देखो ये बन गए प्राइमरी पेरिएटल से पेरिएटल सेल, और नीचे हुआ बेटा कौन सा डेवलपमेंट आप कहोगे, नीचे हुआ ट्रांसवर्स डिवीजन और बन गया ये मेगास्पोर मदर सेल। समझ में आया? अब जो मेगास्पोर मदर सेल है ये और डिवाइड करेंगे, ठीक है, दो है तो दो से क्या बनेंगे, चार, और ये आ गया आपका लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे जो मेगास्पोर आप देख रहे हो चार है, समझ में आई बात? अब चार में से कोई एक ही फंक्शनल होगा, बाकी जो तीन है वो डीजेनरेट हो जाएंगे। सो आउट ऑफ फोर, ठीक है, थ्री आर डीजेनरेट, तीन जो है वो बच्चों क्या हो गए, डीजेनरेट, और एक है फंक्शनल मेगास्पोर। आई बात समझ में? अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ठीक है, ये वो डायग्राम है, अब इसमें बच्चों होगी माइटोसिस, एक से बने दो, तो दोनों मूव कर गए अपोजिट पोल की तरफ, फिर दो से बनो बच्चों चार, ठीक है, दो ऊपर चले गए दो नीचे आ गए, देन चार से आठ। ठीक है, अभी जो आठ सेल्स हैं वो अरेंज होंगे कुछ इस तरीके से, तो किसका फॉर्मेशन होगा, एंटीबॉडीज का, क्योंकि नॉर्मली अगर हम ओव्यूल का डायग्राम देखेंगे तो चलेजा रीजन जो होता है बच्चों वो नीचे होता है, और जो माइक्रोबाइल एंड होता है वो ऊपर होता है। तो जब चलेजा नीचे है तो एंटीपोडल सेल्स, ये पोलर सेल्स, और ये आपके सिनर्जिड्स और एक्स सेल, ओवरऑल इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। अब ये जो पोलर सेल है जब ये फ्यूज हो जाते हैं तो बन जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। सो ऑल आर एन एन एन, ये हो गया आपका पोलर न्यूक्लियर के फ्यूजन से जो बना, ये 2n, अगेन n n और n।
तो देखिए आपको दिख रहा होगा 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। समझ में आया? अच्छे से समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो ये यहाँ तक जो डायग्राम है वो है आपकी मेगास्पोरोजेनेसिस, और यहाँ जो नीचे आपको 5 स्टेप्स दिख रहे हैं ये है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट का डायग्राम। ठीक है, तो जैसा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो उसी तरीके से आपको डायग्राम्स भी वहाँ पे बना कर आना है। समझ में आ रही बात? अब आप थ्योरी देखो तो आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट देखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल से जब मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है उस ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, so during the development of ovule in the beginning of the process न्यूसैलस किससे डेवलप होता है? आपको न्यूसैलस डेवलप होता है बच्चों प्लेसेंटा से। ठीक है, ओके भाई। At this stage, all the cells of the nucellus are undifferentiated. Undifferentiated का मतलब क्या है? All cells are similar. और उन्हीं सारे सेल्स को हमने क्या नाम दिया था? मेरिस्टेमेटिक। ऊपर से वो फूड स्टोर करते हैं तो हो गए बच्चों पैरेनकाइमेटस। और इसी मास के सराउंडिंग में एक सिंगल लेयर आपको दिख रही है, वो किसकी है? एपिडर्मिस की। सारे पॉइंट क्लियर हो गए? अब उसी में से कोई एक सेल का साइज नॉर्मल से बड़ा होगा और किसका फॉर्मेशन होगा? आर्किस्पोरियल सेल्स का। तो सारे पॉइंट सिमिलर है, जो मैंने बोला वही इसमें मेंशन है। फिर आगे देखें, आर्किस्पोरियम डिवाइड करेगा पेलिकान, मैंने ये भी आपको बताया ट्रांसवर्स डिवीजन। क्या बनेगा? प्राइमरी पेरिएटल, और क्या बनेगा? प्राइमरी स्पोरोजेनस। ठीक है, फिर प्राइमरी जो स्पोरोजेनस है वो किसका फॉर्मेशन करेगा? आगे चल के मेगास्पोर मदर सेल का। और इसी में जब मियोसिस होगी तो क्या बनेगा? हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। ठीक है, समझ में आया? अब बच्चों एक बात आपको याद रखनी है, हमारे पास जो मेगास्पोर है वो एन नेचर का है क्योंकि मियोसिस से बना है। और फिर अभी हमने पढ़ा कि वो डिवाइड हो रहा है तो 1 से 2, फिर 2 से 4। तो जब एन में माइटोसिस होगी तो माइटोसिस में भी एन से किसका फॉर्मेशन होगा? एन का। तो जब मेगास्पोर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, तो मियोसिस के थ्रू होते हैं। और फिर मेगास्पोर में जो आगे डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है? आप कहोगे माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। फिर अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं? तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बोला वही सारे पॉइंट यहाँ मेंशन है। 4 मेगास्पोर में से 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगे। कौन से डीजेनरेट होंगे? आप कहोगे माइक्रोपाइल वाले रीजन के। और फंक्शन कौन से रीजन का होगा? ये भी क्वेश्चन पुटअप होता है। आप कहोगे चेलेजा वाला रीजन का एक फंक्शनल होगा, और वही आगे चलकर डेवलप करेगा फीमेल गैमेटोफाइट का कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखिए द फंक्शनल मेगास्पोर प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, वो कौन सा होता है फंक्शन? आपको चेलेजल मैक्रोस्पोर, चेलेजल मैक्रोस्पोर या मेगास्पोर। देन डायग्राम आपने पढ़ लिया है। अब ये भी आपको समझ में आ गया, जो मैंने आपको पढ़ाया बेटा वही चीज दी हुई है। मेगास्पोर जो है वो फर्स्ट सेल है, किसका डेवलपमेंट होगा? इससे आपको होगा फीमेल गैमेटोफाइट का। ठीक है, दूसरा मेगास्पोर जब ग्रो करता है उसको न्यूट्रिशन कौन देता है? आपको होगा न्यूसेलस। ठीक है, अब जो मेगास्पोर जब डिवाइड करेगा तो कौन से प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करेगा? आप कहोगे माइटोसिस। याद रखना बेटा, कितनी बार माइटोसिस होगी? 2 बार। ठीक है, तो 2 बार होगी तो कितने बनेंगे? आप कहोगे जब 2 बार माइटोसिस होगी तो 1 से 2, देन 2 से 4, देन 4 से 8। तो 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। और जब ये अरेंज होते हैं तो 3 जाते हैं बेटा माइक्रोपाइल वाले साइड में, 3 जाते हैं चेलेजा वाले साइड में, और 2 रहते हैं सेंटर में। ठीक है, अब जो माइक्रोपाइल वाले साइड में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एगेपरेटस, जो सिनर्जिड और एक्सल के फॉर्मेशन से बनता है। चेलेजल वाला रीजन में जो होते हैं उनको हम एंटीपोडस बोलते हैं, और सेंटर में जो होता है उसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो बेटा ये वही लिखा हुआ पूरा पूरा। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है, सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन है मैंने आपको बता दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहाँ से हमें मेन पॉइंट पढ़ना है, बाकी हमें सब आता है, अच्छे से आता है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियो सैक हम देख रहे हैं, ठीक है, वो कितने सेल डिवीजन से बना है? तो आप कहोगे आफ्टर 3 माइटोसिस इन मेगास्पोर
7 cell and 8 nucleate structure is produced। ये क्वेश्चन आता है कि कितनी माइटोसिस का हमने यूज किया है 7 सेल 8 न्यूक्लियाई के फॉर्मेशन के लिए, तो आंसर होगा आपका 3 माइटोसिस। ठीक है, क्लियर है। अच्छा भाई, अब जो एम्ब्रियो सैक बना है वो कैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कहोगे पॉलीगोनम टाइप। पॉलीगोनम टाइप का मतलब क्या है, वन सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स 7 सेल 8 न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सैक। सो एक मेगास्पोर से कंप्लीट स्ट्रक्चर जब बनेगा तो उस डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगोनम टाइप। अब इसको बड़ा डिस्कवर किसने किया था, स्ट्रासबर्गर ने। ठीक है, और ये जो पॉलीगोनम टाइप है ये कॉमन है, एंजियोस्पर्म्स में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, पॉलीगोनम टाइप में जो एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। अब मोनोस्पोरिक का मतलब क्या है, अभी बताया, वन सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पार्टिसिपेट टू फॉर्म 7 सेल 8 न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सैक। सो अब जब एक मेगास्पोर का यूज हो रहा है तो वहां पर टर्म क्या यूज होगा आपका, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। ठीक है, समझ में आया। अच्छा भाई, फिर देखिए आगे। अब उसके लिए आपको एक डायग्राम देखना, फिलिफॉर्म एपरेटस आपको देखना है। उसके लिए डायग्राम पहले देखो आप, ये डायग्राम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम। अब इस डायग्राम को जब आप गौर से देखोगे, चेरेजल रीजन पे आपको क्या दिख रहा है, एंटीपोडल्स दिख रहे हैं, ये आपको पोलर न्यूक्लियर दिख रहा है। अच्छा भाई, ये आपको एक्सेल दिख रहा है और ये दो सिनर्जिड है। अब इन्हीं सिनर्जिड के बेस पर देखोगे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बच्चों दिख रही है, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना बच्चों, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस। ठीक है, ये पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि अब यहाँ से आपको अंदर एंट्री लेनी है। बाहर से कौन गाइड करता है, ऑब्ट्यूरेटर एपरेटस, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आप कहोगे फिलिफॉर्म सॉरी फनिकल के आउटसाइड में। ठीक है, और इनर जाने के लिए गाइडेंस कौन देता है, आप कहोगे फिलिफॉर्म एपरेटस। क्लियर है, समझ में आया। तो यही पॉइंट बच्चों यहाँ देखो मेंशन है जो मैंने बोला है आपको। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आर प्रोड्यूस्ड from the outer wall of the synergid, which are known as filiform apparatus. With the help of these structures, synergids absorb food from the nucellus. इन्हीं स्ट्रक्चर्स के थ्रू सिनर्जिड क्या करता है, न्यूसेलस से फूड लेता है, ठीक है, और ट्रांसफर करता है किसको, एम्ब्रियो सैक को। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिलिफॉर्म एपरेटस एक केमिकल भी सिक्रेट करता है और उस केमिकल से गाइडेंस मिलती है पॉलन ट्यूब को कि कैसे उसे अंदर एंट्री करनी है। ठीक है, सो पॉलन ट्यूब का जो मूवमेंट है वो केमिकल के टुवर्ड है। तो कैसा मूवमेंट शो कर रहा है पॉलन ट्यूब, आप कहोगे कीमोट्रोपिक मूवमेंट। ठीक है, याद रहेगा, समझ में आया। ठीक है, अब आगे देखो, ये चीजें हो गई हमारी खत्म। अब देखो टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक में देखो, अभी हमने ये पढ़ा था मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, पढ़ा था हमने, क्या बताया था आपको। अब मोनोस्पोरिक में मैंने आपको कहा था वन सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, ये है आपका फंक्शनल मेगास्पोर, और ये डेवलप कर रहा है 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर को, राइट। अच्छा भाई, पॉलीगोनम क्यों बोला गया, क्योंकि जो फंक्शनल है वो कौन से रीजन का फंक्शनल है, आप कहोगे चेलेजल रीजन का फंक्शनल है। जब चेलेजल रीजन वाला फंक्शनल है तो वहां टर्म यूज होगा पॉलीगोनम टाइप। मोनोस्पोरिक वर्ड यूज कब होगा, जब सिंगल मेगास्पोर से बनेंगे 7 सेल 8 न्यूक्लियर। याद रहेगा बहुत अच्छे से। फिर आगे देखिए, पहले ये डायग्राम देखो आप, पॉलीगोनम तो क्लियर हो गया आपको अच्छे से, है ना। अब ये है ऑलियोथेराटाइप। अब इन दोनों में कंडीशन आपको, अभी हमने मोनोस्पोरिक पढ़ा था ना, यहाँ दोनों पे कंडीशन अप्लाई हो रही है बाइस्पोरिक। बाइस्पोरिक में आपको क्या समझ में आया है, बाइस्पोरिक में आपको एक चीज समझ में आई है कि टू फंक्शनल मेगास्पोर्स आर पार्टिसिपेट टू प्रोड्यूसिंग कंप्लीट 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सेल। ठीक है, सो अभी तक एक से बन रहा था, ठीक है, तो मोनोस्पोरिक, दो से बनेगा तो क्या बोलेंगे हम, बाइस्पोरिक। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे देखो,
सिसेंडर टाइप में कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो फंक्शनल है वो कितने हैं आप कहोगे, ये जो डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है ऑनियोथेरा वाले में, ठीक है। अब यहाँ पे जो फंक्शनल होंगे वो दो होंगे, दोनों ही बाइस्पोरिक का डायग्राम है, आपको याद रखना है। बाइस्पोरिक में आपको एक चीज बहुत अच्छे से पढ़नी है, वो चीज ये है कि जो डेवलपमेंट है, इससे पहले एक डायग्राम और दिखाते हो आपको, रुको, ये पहले ये डायग्राम देखो, देखो ये डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। अब इसमें देखो ये डिवाइड हो रहा है, मियोसिस हो रही है। अब यहाँ पे देखो जो फंक्शनल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर, वो कितने आपको दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं। अब इन्हीं दो से देखो, जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ये करेगा डिवाइड दो, देन 4, देन 8, ठीक है। अब जो 8 है वही 8 कुछ इस तरीके से क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। आई बात समझ में। अब जब वो अरेंज हो रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, आपके सामने, ठीक, एम्ब्रियोसाइट का। सो सिंपल सी बात आपको याद रखनी, मोनोस्पोरिक में सिर्फ एक होता है और बाइस्पोरिक में कितने होते हैं बच्चों, दो मेगास्पोर पार्टिसिपेट करते हैं कंप्लीट एम्ब्रियोसाइट के फॉर्मेशन में, ठीक है। फिर ये डायग्राम और देखो, देखो ये डायग्राम है ऊपर वाला मोनोस्पोरिक का, और ये डायग्राम है आपका किसका, बाइस्पोरिक का, और ये है आपका टेट्रास्पोर का। टेट्रास्पोर में क्या होगा, चारों के चारों जो मेगास्पोर्स होंगे वो फंक्शनल होंगे, ठीक है। अब वो जो फंक्शनल मेगास्पोर्स हैं वही कंप्लीट एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब 8 सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। सो मोनो में एक से बनते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लियाई, बाई में दो से बनते हैं, और टेट्रा में चारों फंक्शनल मेगास्पोर पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, फॉर्मेशन में, ठीक है। ये क्लियर हुआ अच्छे से। तो देखो थ्योरी में भी यही मेंशन है, फटाफट देख लो। बाइस्पोरिक क्लियर हो गया, टेट्रास्पोरिक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें एक केस है ऑनियोथेरा। अब इसमें क्या चीज है, अब ऑनियोथेरा आपको समझना है, ये एग्जाम्पल किसका है, आपको हो गया मोनोस्पोरिक का। मोनोस्पोरिक में दो चीजें हमने पढ़ी, पहली पढ़ी पॉलीगोनम टाइप और दूसरी हम पढ़ रहे हैं ऑनियोथेरा टाइप, ठीक है। अब ऑनियोथेरा टाइप में क्या है, अब उसमें क्या था कि एक से 7 सेल 8 बन रहे थे, बट यहाँ पे exceptionally it is 4 nucleated in which only one nucleus in a central cell and 3 nucleus in egg apparatus. So antipodals are absent. ध्यान से देखो, जब स्ट्रक्चर बनेगा ना बच्चों, तो कुछ इस तरीके का बनेगा, ये बन गए सिनर्जिड और ये बन गया बच्चों एक्सेल, ये है आपका एक्सेल और ये है बच्चों सिनर्जिड, ठीक। और सिर्फ एक पोलर न्यूक्लियाई है, ओनली वन पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, ठीक है, ये आपका एक्सेल। तो अब देखो, तो 4 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, पर डेवलपमेंट यहाँ पे भी किससे हो रहा है, आप कहोगे एक सिंगल मेगास्पोर से हो रहा है, ठीक है। पॉलीगोनम में क्या है, 7 से 8 बन रहा है, ऑनियोथेरा टाइप में सिर्फ 4 बन रहे हैं, जिसमें से एंटीपोडल्स आर एब्सेंट इन इट, ओनली वन पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट एंड एग apparatus आर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। So generally all the 4 nuclei of megaspore take part in the formation of the 7-celled 8 nucleated embryosac. Besides this, different other types of embryosacs are also formed. So इतना ही हमारे कोर्स में, इतना ही हम अच्छे से पढ़ेंगे। मेन क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलेगा वो पॉलीगोनम टाइप और मोनोस्पोरिक से मिलेगा। ऑनियोथेरा अगर आ जाता तो आपको पता होना चाहिए, इट इज अ पार्ट ऑफ मोनोस्पोरिक बट इट प्रोड्यूसेस ओनली 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक, ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों ये टॉपिक्स हो गए हमारे सारे खत्म। अब ये है एमसीक्यूज जो आपको खुद से सॉल्व करना है, चैप्टर जब आप पढ़ोगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो चलो फटाफट देखते हैं। देखो भाई, जनरली हाउ मेनी मेगास्पोर्स टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, आंसर इज अभी पढ़ क्या है, 1, ठीक है। नेक्स्ट, द सेल्स इन एम्ब्रियो सैक व्हिच एक्ट एज ऑस्टोरिया, ऑस्टोरिया मतलब जो क्या करता है बेटा, स्टोरेज करता है। तो बताओ आंसर क्या होगा, द सेल्स इन द एम्ब्रियो सैक व्हिच एक्ट एज अ ऑस्टोरिया, क्या आंसर होना चाहिए इसका। अभी हमने पढ़ा कि फिलिफॉर्म एपरेटस से न्यूट्रिशन लेता है
और एम्ब्रियो सैक को देता है। तो आंसर क्या होगा इसका? चलो भाई सोच के देना आंसर। नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है। In which type whole of the megaspore mother cell take part in the formation of female gametophyte? बताओ भाई। Whole of the megaspore mother cell take part in the formation of the female gametophyte. बताओ। ऑप्शन 1, ठीक है। सिनर्जिड सर, सिनर्जिड कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। नेक्स्ट, if the number of chromosome in root cell is 40, what will be the number of chromosome in synergid cell of an ovule of the parent? बताओ आंसर क्या होगा? रूट सेल कैसी होती है? 2n। सिनर्जिड कैसा होता है आपका? n। तो आंसर क्या होगा बच्चों? A linear tetrad of 4 cell lying in an axial row and formed during the development of, बताओ। जो लीनियर टेट्राड 4 में अरेंज है वो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं आगे जाके? एम्ब्रियो सैक का। नेक्स्ट, पेरिस्पर्म अभी हमने पढ़ा, रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस। एम्ब्रियो सैक इज, एम्ब्रियो सैक इज मेगास्पोरेंजियम। नेक्स्ट, which of the following pair of plant part are both haploid? बताओ, पेयर बताना आपको जो हैप्लॉइड है। एंटीपोडल सेल एंड एक्सेल दोनों ही हैप्लॉइड है। इन एंजियोस्पर्म द फंक्शनल मेगास्पोर ऑफ अ लीनियर टेट्राड, ठीक है। अब ये जो है इसका आंसर क्या होगा दीदी बताओ। इन एंजियोस्पर्म द फंक्शनल मेगास्पोर ऑफ अ लीनियर टेट्राड इज द, अभी पढ़ा हम लोगों ने, जल्दी जल्दी बताओ। हमने भी क्या पढ़ा था? एक फंक्शनल है, वो भी चलेजा वाले रीजन का, बोला ना, पढ़ा था हमने। अब यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ माइक्रोपाइल की दी है। तो फर्स्ट नियरेस्ट टू द माइक्रोपाइल, सेकंड फ्रॉम माइक्रोपाइल, थर्ड फ्रॉम माइक्रोपाइल या फोर्थ फ्रॉम माइक्रोपाइल? जल्दी जल्दी बताओ। थर्ड फ्रॉम माइक्रोपाइल। चलो आगे। द नॉर्मल और पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट। गुड। नेक्स्ट, जनरली आर्किस्पोरियम इज एन ओव्यूलेस। बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा इसका? आर्किस्पोरियम इज एन single cell and hypodermal in origin. Good. For the formation of tetrasporic embryo sac, how many megaspore mother cells are required? Tetrasporic embryo sac, एम्ब्रियो सैक में जब 4 सेल होंगे तो कितने यूज हो रहे हैं? फॉरगेट 2। चलो नेक्स्ट, द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड, हाँ, फनिकल। Generally number of entanglements in the ovule of an angiosperm and gymnosperm is, good, 1 and 2. Tegment develop from इनर एंटैगमेंट, याद के बता था, टेस्टा आउटर होती है और टैगमेंट इनर होती है। तो आंसर क्या होगा? इनर एंटैगमेंट। द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म्स माइट बी इवॉल्व फ्रॉम, बताओ जल्दी जल्दी। द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म्स माइट बी इवॉल्व फ्रॉम इंटैगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। देन द अदर नेम ऑफ gynoecium is pistil. Which structure is found in gynoecium? All of these. सो क्वेश्चन का सिलसिला वो यहाँ पे खत्म, ठीक है। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगली लेटेस्ट वीडियो जल्दी जल्दी मिल जाए। So thank you for watching. Bye bye. See you soon.
तो देखिए अभी जितने भी की पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो सारे की पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहले आपको जो याद रखना है, जो मैंने आपको बताया, कल्चरल सिग्निफिकेंस। कल्चरल सिग्निफिकेंस में आपका अगर रिलीजियस भी आ गए, सोशल सेरेमनीज भी आ गई, जितने ट्रेडिशनल चीजें वो सारी कल्चरल के अंदर आ गई। एस्थेटिक, एस्थेटिक में आ गया ब्यूटी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं, सेट बनते हैं, ऑर्नामेंट्स, घर में सजावट के लिए बहुत सारे फ्लावर्स यूज होते हैं। ठीक है, इमोशनल सिंबलिज्म में देखिए फ्लावर जो होते हैं बेसिकली एक वो टूल है जिसके थ्रू ह्यूमंस अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। और बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इसका क्या है, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आप देखोगे तो जितने भी बॉटनिस्ट हैं, बॉटनिस्ट का मतलब जो प्रॉपर प्लांट की स्टडी करते हैं, तो फ्लावर उनके लिए बहुत ही क्रूशियल, क्रूशियल क्यों है, क्योंकि उसी फ्लावर में मेल गैमेट भी फीमेल गैमेट भी है, किस तरीके से दो सेल्स आपस में फ्यूज कर रहे हैं, एक नए तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, उससे किस तरह की मॉर्फोलॉजी डेवलप हो रही है। सो उस पूरे की स्टडी करता है एक बॉटनिस्ट। ठीक है, अब ये है स्ट्रक्चर प्रॉपर, देखो बच्चों किसका, फ्लावर का। अब इसको हमें समझना है ध्यान से। सो मैं आपको दो चीजें बताती हूँ। सबसे पहले देखो, अब ये जो हमारे पास फ्लावर है, ठीक, अगर आपसे बोला जाए कि जो फ्लावर है उसके कितने पार्ट है, तो आपको दो पार्ट। सबसे पहला वो पार्ट जो आपको स्टॉक के फॉर्म में दिख रहा है, और उस स्टॉक को हम लोग बोलते हैं पेडिसिल। क्या बोलते हैं बच्चों, पेडिसिल। ठीक है, अगर फ्लावर में पेडिसिल है तो फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिसिलेट। और अगर फ्लावर में पेडिसिल नहीं है तो वहां पर टर्म यूज होता है कि फ्लावर कैसा है, सस्ता है। क्लियर, ओके। अब ये जो पूरा का पूरा स्वेलन रीजन है, अब यहाँ से देखो तो ये पूरा जो स्वेलन रीजन ऊपर वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल। उसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं टोरस, और उसी को हम लोग बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, क्लियर है। रिसेप्टिकल को ही टोरस बोलते हैं, रिसेप्टिकल को ही हम थैलेमस बोलते हैं। अब यही वो पॉइंट है जहां से फोर फ्लोरल लीव्स अराइज होती है। और वो फ्लोरल लीव्स कौन कौन सी है, आप कहोगे सबसे पहले नंबर पे आता है जो ग्रीन इन कलर है, उसको बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, जो ग्रीन इन कलर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स। देन जो कलरफुल है उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला। ठीक है, अब कैलिक्स की जो यूनिट्स है, अब ये 1 2 3 4, तो सिंगल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सेपल। और कोरोला की सिंगल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल। ठीक है, समझ में आया। अब फिर देखिए तीसरा, अब जो तीसरी फ्लोरल लीफ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। ठीक है, अब जो बच्चों एंड्रोशियम है उसके एक सिंगल यूनिट को, ओवरऑल देखिए 1 2 3 4 4 स्टेमन है, बट यूनिट वाइज हम लोग यहाँ पर टर्म क्या यूज कर रहे हैं, ओवरऑल फोर स्टेमन को हम लोग क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। ठीक है, और लास्टली गाइनोशियम। गाइनोशियम की यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पेल। ठीक है, सो फ्लावर में कितनी फ्लोरल लीव्स हैं, आप कहोगे 4 फ्लोरल लीव्स है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, कैलिक्स और कोरोला, इनको हम लोग एक्सेसरी वर्ल भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सेसरी वर्ल। जबकि स्टेमन, ठीक है, और कार्पेल, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एसेंशियल वर्ल। एसेंशियल वर्ल, एसेंशियल वर्ल क्यों बोला, कि जो स्टेमन और कार्पेल है वो मेल और फीमेल गैमेट कंटेन करेंगे। अब ये जो मेल और फीमेल गैमेट है फ्यूज करेंगे, तो ये है रिप्रोडक्टिव पोर्शन मोस्टली। ठीक है, समझ में आया। तो ये अब देखो फ्लावर में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि फ्लावर में कितने वर्ल्स होते हैं, आप कहोगे 2 वर्ल्स होते हैं। एक्सेसरी में 2 वर्ल्स आते हैं, कौन कौन से आते हैं, कैलिक्स और कोरोला। और असेंशियल में 2 वर्ल आते हैं, स्टेमन और कार्पेल। सो ओवरऑल कितने वर्ल्स हो गए, आप कहोगे 4।
तो सबसे आउटर में कौन आता है? आप कहोगे कैलिक्स, देन उसके इनर में कोरोला, देन इनर में एंड्रोशियम, देन इनर में गायनोशियम। तो सबसे इनर में जो है वो गायनोशियम और सबसे आउटर में जो वो बच्चों कैलिक्स। इतना क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें आपको मेरे हिसाब से अच्छे से क्लियर हो गई। अब एक चीज और आपको देखनी है, ये नोट हो गया सबका इतना? जितनी चीजें अभी हमने पढ़ी है वो सारी चीजें यहाँ मेंशन है, देख लीजिए। कैलिक्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स। यूजुअली कौन से कलर का होता है? ग्रीन। अब यही पे हमको एक इंपॉर्टेंट बात करनी है कि अगर हमारा कैलिक्स ग्रीन कलर को छोड़ के कलरफुल हो जाए तो वहां पे हम कैलिक्स को क्या बोलेंगे? आप कहोगे पेटलॉइड। पेटलॉइड टर्म कब यूज करेंगे? अब जब कैलिक्स कैसा होगा? कलरफुल। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, कोरोला। सबको पता है कि ग्रुप ऑफ पेटल्स को ओवरऑल हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोला। कलरफुल होता है, ग्रीन नहीं होता। बट अगर ये ग्रीन हो गया, पूरा का पूरा कोरोला बच्चों अगर ग्रीन हो गया, तो वहां पे हम टर्म क्या यूज करेंगे? सेपेलॉइड। सेपेलॉइड कब यूज करेंगे? जब हमारा कोरोला कैसा होगा? ग्रीन। ठीक है, एंड्रोशियम क्लियर है? अब एंड्रोशियम का सबसे पहले पार्ट देखिए, ये है बच्चों स्टेमन का डायग्राम। ठीक है, और ये डायग्राम है बच्चों किसका? कार्पेल का। तो देखिए, सबसे टिप रीजन तो हम लोग क्या बोलते हैं? एंथर। अब एंथर कैसा रीजन है? आप कहोगे एंथर जो है वो फर्टाइल। कैसा है? फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स इट पार्टिसिपेट्स इन रिप्रोडक्शन। सो जो पार्ट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे वो पार्ट कैसा होता है? फर्टाइल। अभी जो स्टॉक आप देख रहे हो, इस स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ठीक, नेचर कैसा है इसका? स्टेराइल। और जो पॉइंट इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कनेक्टेड। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? अब ये है पूरा का पूरा क्या आपका स्टैमेन, जो यहाँ मेंशन है कि स्टैमेन में एंथर होता है, फिलामेंट होता है और कनेक्टिव होता है। कनेक्टिव वो पॉइंट होता है जो एंथर और फिलामेंट को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं गायनोशियम की। तो देखो बच्चों, ये टिप रीजन जो आपको दिख रहा है जो बायफर्केट है उसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। लॉन्ग नेक को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी। ठीक है, अब जो ओवरी है क्या कंटेन करता है? आप कहोगे ओव्यूल्स। और ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता हमारा एग सेल। ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा आपको पूरा अच्छे से? ठीक है, चलो भाई, अब हमें पढ़ना है एग्जैक्टली अभी हमने ये पढ़ा है कि एग्जैक्टली फ्लावर क्या होता है। अब फ्लावर को क्या कहा गया है? मॉडिफाइड पार्ट ऑफ शूट। अब ये क्यों बोला गया वो भी समझते हैं सबसे। अभी आपने एक चीज पढ़ी कि प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफाइट। पढ़ा भी हमने, प्लांट बॉडी कैसी है? स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी मतलब प्लांट में क्या क्या चीजें हैं बच्चों? आप कहोगे स्टेम है, रूट है और बच्चों लीफ है। राइट, स्टेम है, रूट है, लीफ। बट स्टेम और लीफ को जब हम जोड़ देते हैं तो एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शूट। ठीक है, अब आपने एक चीज देखी होगी बहुत ध्यान से, गन्ना देखा होगा आपने, गन्ने में आपको प्रॉपर नोड्स और इंटरनोड्स दिखती है। राइट, तो जो लाइनिंग वाला पॉइंट है बच्चों उसको हम नोड्स बोलते हैं, और दो नोड्स के बीच का जो रीजन है उसको हम इंटरनोड बोलते हैं। तो ये तो नॉर्मल स्टेम की बात होगी कि स्टेम में आपको क्या क्या दिख रहा है? नोड दिख रहे हैं और स्टेम में आपको इंटरनोड दिख रहे हैं।
बट जब इसी स्टेम को या इसी शूट को मॉडिफाई होना, मतलब किसमें कन्वर्ट होना, फ्लावर में, तो फ्लावर में जब इसको कन्वर्ट होना है तो जो आपको इंटरनोड वाला रीजन दिख रहा है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। तो जब शॉर्ट हो जाएगा तो सारा पार्ट जो है वो क्लोज कांटेक्ट में आएगा, जस्ट लाइक दैट। और फिर यही जो आपको 4 नोड्स दिख रहे हैं, यही 4 नोड्स इसमें कन्वर्ट होंगे 4 वर्ड्स में, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, सो यही चीज लिखी अकॉर्डिंग टू गुथे। गुथे साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा था फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड शूट है। ठीक है, तो कुछ फ्लावर्स में बहुत ही छोटी सी स्टॉक होती है और कुछ फ्लावर में लॉन्ग स्टॉक होती है, और उस स्टॉक, स्टॉक मीन्स बच्चों डंडी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिसिल। सो अभी हमने पढ़ा था कि फ्लावर हैविंग पेडिसिल कॉल्ड पेडिसिलेट, और अगर फ्लावर में पेडिसिल नहीं है तो क्या टर्म यूज करेंगे हम, सेसाई। ठीक है, फिर आगे देखिए, फिर हमने पढ़ा था पेडिसिल का जो फ्री एंड है, जिसका शेप कैसा है, डोम शेप है, थोड़ा सा फूला हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेमस, पढ़ा हमने। अब थैलेमस में जो स्टेम का थैलेमस वाला रीजन है मॉडिफाइड हुआ है, जो नोड्स और इंटरनोड्स थे मैंने आपको बताया वो रिड्यूस हुए। जब वो रिड्यूस हुए तो किसका फॉर्मेशन हो गया, आपको आगे बल्ब्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरल लीव्स। ठीक है, तो सबसे आउटर मोस्ट, सबसे फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, देन बच्चों कोरोला, देन एंड्रोशियम, देन गाइनोशियम। ठीक, क्लियर। तो याद क्या रखना आपको कि जो शूट है जब उसमें मॉडिफिकेशन होता है तो मॉडिफिकेशन के टाइम में क्या चेंजेस आएंगे, जो इंटरनोड का साइज है वो रिड्यूस होगा, नोड्स क्लोज आएंगे, जब वो क्लोज आएंगे तो वही नोड एक्ट करेंगे एज अ फ्लोरल लीव्स, और किसका फॉर्मेशन करेंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, तो ये पॉइंट तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो कैलिक्स है वो फर्स्ट नोड में बनता है, कोरोला जो है वो सेकंड नोड में बनता है, एंड्रोशियम थर्ड नोड पे और गाइनोशियम फोर्थ नोड पे। तो ये तो क्लियर है आपको। अब जो मेन पॉइंट पढ़ना है, कुछ एक्सेप्शन केसेस आपको पढ़ने हैं, और वो एक्सेप्शन केसेस एग्जाम में यूज होने वाले हैं बच्चों। वो एक्सेप्शन केसेस क्या है, तो देखिए अभी हमने पढ़ा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो कभी कभी जब फ्लावर का फॉर्मेशन होता है ना बच्चों, तो कैलिक्स और कोरोला के बीच में जो गैप है इंटरनोड का वो इंक्रीज रहता है, बाकी गैप क्या होते हैं बच्चों, रिड्यूस हो जाते हैं। तो जब गैप इंक्रीज रहता है किसके बीच में, कैलिक्स और कोरोला का, तो उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथोफोर। तो डायग्राम में देखो, ये है कैलिक्स, ये है कोरोला, उसके बीच का जो आपको इंटरनोड वाला रीजन दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंथोफोर। सो ये कंडीशन आपको कौन से प्लांट में देखने को मिलेगी, सैलीन प्लांट और डायएंथस। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि एंथोफोर कंडीशन हमें कौन से प्लांट्स में देखने को मिलती है। तो एंथोफोर क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो आप कहोगे कैलिक्स और कोरोला के बीच की जब इंटरनोड इनलार्ज हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथोफोर। और ये कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलेगी, आप कहोगे साइलिन प्लांट और डायएंथस में। क्लियर। फिर देखिए अब सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में इंटरनोड इनलार्ज है। तो डायग्राम कैसा होगा, नॉर्मली ऐसे समझो, ये आपका कैलिक्स, ये आपका कोरोला, ये आपका एंड्रोशियम, और ये बच्चों गाइनोशियम। तो गैप किसके बीच में ज्यादा है, कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में। सो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एंड्रोफोर। कौन से प्लांट में देखने को मिलेगा, पैसीफ्लोरा। डायग्राम आपके सामने है, ये रहा डायग्राम। ठीक है, अब ये देखो कंडीशन, ये एंड्रोशियम है, ठीक है, और ये आपको कंडीशन दिख रही है, पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर क्या है, एंड्रोफोर। ठीक है, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट है, अगर एंड्रोशियम और गायनोशियम के बीच की इंटरनोड इनलार्ज हो जाए, तो ये देखिए ये आपको दिख रहा है, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गाइनोफोर। सो गाइनोफोर कंडीशन कब आएगी, जब एंड्रोशियम
मतलब थर्ड नोड और फोर्थ नोड के बीच की इंटरनोड इनलार्ज हो जाएगी, तो वहां पर टर्म क्या यूज करेंगे बच्चों हम? गाइनोफोर। कौन से प्लांट में देखने को मिलेगी? कैपेरेस। ठीक है, क्लियर है इतना? समझ में आ गया? और लास्ट कंडीशन है आपकी, if both एंड्रोफोर एंड गाइनोफोर आर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर का नाम है गायनेंड्रोसिस, गायनेंड्रोसिस। उस फ्लावर में आपको दो जगह इंटरनोड भरी हुई दिख रही है, पहली कहाँ पे? कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में, और दूसरी एंड्रोशियम और गायनोशियम के बीच में। तो यहाँ पे टर्म के यूज हो रहा है एंड्रोगाइनोफोर। क्या बोल सकते हैं हम इसको? एंड्रोगाइनोफोर। सो ये कंडीशन मिलेगी आपको क्लियो गायनेंड्रा प्लांट में, फ्लावर में, और गायनेंड्रोप्सिस पेंटाफाइलम में। ठीक है, एक ही फ्लावर है, उसमें एंड्रोफोर कंडीशन भी है और गाइनोफोर कंडीशन भी प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोगाइनोफोर। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? सो फ्लावर पढ़ा हमने, फ्लावर के पार्ट्स पढ़े हमने, एक्सेप्शन केसेस पढ़े हमने। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। मोनोकार्पिक, अब जो कार्पिक वर्ड बच्चों आ रहा है ना, ये किससे रिलेटेड है? आपको अगर फ्रूट से रिलेटेड है, कार्पिक वर्ड जो है वो फ्रूट से रिलेटेड है। ठीक, और फ्रूट किससे रिलेटेड है? फ्लावर से। फ्रूट किससे रिलेटेड है? फ्लावर से। तो मोनोकार्पिक प्लांट का मतलब क्या हुआ? ऐसे प्लांट जिनमें उनकी पूरी लाइफ स्पैन में सिर्फ एक ही बार फ्रूटिंग होती है। कितनी बार होती है फ्रूटिंग? ओनली वन टाइम। तो कंडीशन इज कॉल्ड मोनोकार्पिक। तो ऐसे प्लांट कौन से होते हैं? मोस्टली एनुअल, जिनकी लाइफ साइकिल 1 ईयर है, या तो बाइनियल, जिनकी लाइफ साइकिल 2 ईयर। तो इन प्लांट्स में जो फ्रूटिंग होती है या जो फ्लावरिंग होती है वो वंस अ टाइम होती है। इज इट ओके? नेक्स्ट, पॉलीकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं? पॉलीकार्पिक समझ में आ गया आपको? पॉली मीन्स मोर देन टू, पॉली मीन्स मोर देन टू, मीन्स ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दो से ज्यादा बार हो रही है। अब दो से ज्यादा बार किसमें होगी? जो प्लांट का नेचर कैसा होगा बच्चों? पेरिनियल। कैसा होगा? पेरिनियल। तो पेरिनियल ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल 2 से ज्यादा साल, मे बी 5, मे बी 10, मे बी 20, मे बी 100 ईयर्स। ऐसी प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल मोर देन 2 ईयर्स होती है, उनको हम लोग बोलते हैं पेरिनियल प्लांट। और उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है वो मोर देन 2 टाइम्स होती है, इसीलिए वहां पर टर्म के यूज किया गया है पॉलीकार्पिक। ठीक है, अच्छा भाई, अब यहाँ पे एक्सेप्शन केस पढ़ते हैं। बैम्बू आपने सुना है? अब जो बैम्बू है उसका लाइफ स्पैन कितना है? 100 ईयर। कितना बच्चों? 100 ईयर। मतलब हम किसके अंदर उसकी स्टडी करेंगे? आप कहोगे पॉलीकार्पिक के अंदर। ठीक है, क्योंकि भी मोर देन 2 ईयर्स है तो कैसा हो गया? पेरेनियल प्लांट हो गया। तो नेचर कैसा? पॉलीकार्पिक बैम्बू का है ना। बट बैम्बू को रखा किसने गया है? मोनोकार्पिक में। आप कहोगे क्यों रखा गया? आप कहोगे आफ्टर 50 एंड बिफोर 100 वंस अ टाइम। ठीक है, जो फ्लावरिंग है वो सिर्फ एक ही बार हो रही है, 50 साल के बाद और 100 साल से पहले, सिर्फ एक बार। अब एक बार हो रही है तो रखा किसमें गया? मोनोकार्पिक। बट ये है क्या? पॉलीकार्पिक, क्योंकि ये इनकी जो नेचर है वो कैसा? पेरिनियल प्लांट्स का। ठीक है, सो ये एक्सेप्शन के इस एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो फिर जाने का समय आ गया है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।